हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था सर्कुलर इकोनॉमी। और उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि हम ये जो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जैसे ई वेस्ट हो गया, ओके, और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट। अब देखिए, होने को तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि हम लोग के पास अलग अलग रूल्स हैं फॉर वेस्ट बैटरी डिस्पोजल, राइट, बायोमेडिकल वेस्ट, इस तरह से कई चीजें हैं। लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन दो पर मेन फोकस करें, ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। ऑलराइट, तो ई वेस्ट की बात करते हैं। इसके लिए रूल्स लागू किए गए हैं, न्यू रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1 2023 से। ओके, इससे पहले 2016 के जो रूल्स थे उनको रिप्लेस करेगा ये। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एकदम सिंपल, ब्रेक डाउन करो चीजों को, आराम से डेफिनेशन बनती है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ई वेस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ओके, एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दैट हैव बिकम अनवांटेड। ठीक है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, या ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है, या फिर वो अपनी जो लाइफ थी उसके एंड तक पहुंच चुका है, राइट, वो सब हमारे लिए ई वेस्ट कहलाता है। unwanted, obsolete, or it has reached end of its life. All right, that means it refers to all the items of electrical or electronic equipment, या फिर उसके parts that have been discarded by its user and without any intent to reuse. ठीक, इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बनती है। अब चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो ई वेस्ट की बात आती है तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड यूएसए, राइट। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से सिर्फ 22.7% ऐसा है जो कि प्रॉपरली हैंडल हो पा रहा है, ओके, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हैं, ओके। और इसमें से भी 95% तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा वो रिसाइकल कर रहा है, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो बहुत ही इनएफिशिएंट हैंडलिंग होती है, कि कई बार अच्छे अच्छे जो रॉ मटेरियल्स, जो रिसोर्सेज, एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाते हम, ठीक है। और कई बार इतने गलत तरीके से करते हैं कि उल्टा ये पोल्यूशन कर जाता है हमारे ग्राउंड वाटर को, हमारी एयर को, राइट। और अगर हम एक रिपोर्ट को माने तो इंडिया में जितना ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 70% कंप्यूटर्स होते हैं, 12% फोन्स एंड 8% इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, राइट। अभी आप समझ सकते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ना बल्क कंज्यूमर्स बहुत होते हैं। लाइक जैसे ऑफिस है तो 50-100 कंप्यूटर एक साथ, बीपीओस हैं, बल्क में खरीदने होते हैं, राइट। तो फिर जब साथ में परचेज किए तो साथ में फिर वो डिस्कार्ड भी किए जाते हैं जब उनकी शेल्फ लाइफ पूरी हो जाती है। नाउ ये जो न्यू रूल्स आए इनमें ये याद रखना होगा आपको कि इनमें से एक्सक्लूड कौन कौन से किए गए हैं। देखिए, ये बैटरीज पे अप्लाई नहीं होता, इसके लिए सेपरेट रूल्स हैं, ओके। ये पैकेजिंग प्लास्टिक पे नहीं होता, उसके लिए अलग से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ओके। रेडियो एक्टिव वेस्ट पर नहीं होता, वो अलग से एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट है हमारा उसमें आता है, और ना ही ये माइक्रो एंटरप्राइजेस पर लागू होता है। क्लियर? अब ये चार टर्म आपको जान समझना पहले जरूरी है, लेक्चर में हम आगे बढ़े उससे पहले। देखिए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि कोई एक ब्रांड, ओके, जैसे सैमसंग हो गया, वो जो बेच रहा है, और इंक्लूडिंग कि वो अगर कोई इंपोर्टेड इक्विपमेंट भी बेच रहा है ना, अगर कोई कंपनी है वो इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रही है और उसको सेल कर रही है, तो भी वो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में ही आएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। इन पे लागू होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर यानी जिसने खुद फैक्ट्री लगाई है, जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है तो उसमें से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा होगा, राइट, कुछ वेस्ट वो भी डिस्कार्ड कर रहा होगा। तो ये मैन्युफैक्चर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उसको या तो रिसाइकल करे या प्रॉपरली डिस्पोज करे। क्लियर? रिफर्बिशर, रिफर्बिशर यानी कि जो यूज्ड इक्विपमेंट्स के साथ डील करता है, उनको रिपेयर करता है, राइट। तो इस टाइम पर भी अगर कोई ई वेस्ट जनरेट हो रहा है रिफर्बिशिंग करने के टाइम पर भी, तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज रिसाइकलर। रिसाइकलर वो जो डिस्कार्डेड वालों में से कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कोबाल्ट, राइट, इस तरह की चीजों को एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके। तो ये चारों टर्म्स अगर क्लियर हो गए तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट रूल्स आए हैं हमारे पास 2022 में, ठीक है। इससे पहले पुराने रूल्स कौन से थे? 2016 में।
तो हम थोड़ा सा ना कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि कई बार मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने और नए वालों में मतलब क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो पुराना जो था उसका स्कोप देखते हैं पहले। ये बात करता था डीलर्स की, ठीक है, यानी कि आप और हम, अगर हमने डीलरशिप ली है किसी चीज की, राइट। उसके बाद कंज्यूमर्स, बल्क कंज्यूमर्स, दैट मीन्स बीपीओ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड कलेक्शन सेंटर, ये इन सबको कवर करता था। लेकिन अब इस सब में, अब इसने जो स्कोप था इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि इसका अब जो नए रूल्स हैं उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरर्स, उन पे लागू होगा ये, प्रोड्यूसर्स पे लागू होगा, इसे मैंने आपको सारे टर्म शुरू में समझाए, रिफर्बिशर्स पे लागू होंगे, डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स पे लागू होंगे, राइट। इनको अगर हम शॉर्ट में लिखें, जो कि हम आगे भी यूज करेंगे, तो MPRDR। जब अब हम आगे MPRDR बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर्स, राइट, इन पे लागू होगा। अब ये इन पे नहीं होगा कंज्यूमर्स वगैरह पे। क्लियर? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, ये ई वेस्ट की डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए, काफी रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन हुआ करती थी पहले, तो इसको थोड़ा वाइडन किया गया है। ठीक है, और इसमें हमने इसमें इंक्लूड कर ली हैं सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स, ऑलराइट, और जो भी सोलार मॉड्यूल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, सोलार पैनल्स या सेल्स होते हैं, ये इनको भी अब से ई वेस्ट की कैटेगरी में ही माना जाएगा, क्योंकि सीरियसली एक रिपोर्ट थी प्रॉपर जहां पे कि ये सोलार पैनल्स वगैरह का वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, राइट। कंज्यूमर तो अपना अगर नहीं वर्क कर रहा, अब चलो छोड़ो, शेल्फ लाइफ खत्म हो गई इसकी, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही थी कि आप इनको कलेक्ट कीजिए, तो इनको भी अब इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में, राइट। शेड्यूल 1 पहले ये फोकस करता था सिर्फ 21 ईईई पर, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ओके, ट्रिपल ई, सिर्फ ये इनको 21 को कवर करता था। अब ये कवर करेगा ऑलमोस्ट 106 ट्रिपल ईज को, ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा और भी इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स वगैरह को इसके डोमेन में लाया गया है। नेक्स्ट इज ईपीआर मैकेनिज्म। देखिए, पहले ये मोस्टली फोकस करता था प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ओके, टू कलेक्ट बैक द ई वेस्ट एंड प्रोवाइड कलेक्शन टारगेट्स दिए जाते थे इनको, कि जैसे सपोज आपकी लास्ट ईयर इतनी सेल हुई है इतने इक्विपमेंट्स की, तो इतना परसेंट आपको रिकलेक्ट करना होगा अगर वो डिस्कार्ड होता है तो, राइट। जैसे एक माना जाता है ना कि जैसे एक मोबाइल फोन है, तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी मानी जाए, 3 साल, 4 साल, राइट, ऑन एन एवरेज। तो फिर उसकी जितनी सेल हुई होती है उसी हिसाब से उसको टारगेट दिए जाते थे। ठीक है? अब पहले ये ओवरऑल टारगेट दिए जाते थे, अब ये टारगेट दिए जाएंगे एनुअल, ये एनुअल ई वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट दिए जाएंगे कंपनीज को, दैट इज प्रोड्यूसर्स को। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत मुश्किल होगा ये सब मॉनिटर करना, बट बनाने होते हैं कुछ रेगुलेशंस तो बना दिए गए। ऑलराइट, नाउ अब ये जो हमारे ये हैं एमपीआरआर, दैट इज मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर, इनको पहले एक ऑथराइजेशन लेना पड़ता था। दे हैव टू टेक द ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। बट अब इसमें चेंज किया गया है कि आपको रजिस्टर करना होगा खुद को ऑन ए पोर्टल, एक पोर्टल बनाया जाएगा अलग से, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटाइज किया जाएगा। अदरवाइज पहले आपको कैसे पता होता होगा कि किसी कंपनी ने कितना ई वेस्ट कलेक्ट किया है वापस से या उसको रिसाइकिल किया, नहीं किया होगा, ठीक है, वो तो पेपर पे दिखा देते थे कुछ भी, बट अब आपको पोर्टल पे दिखाना होगा, राइट। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, ओके। रजिस्टर करना होगा एक पोर्टल पर, और इस पोर्टल को डेवलप करेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। तो ये स्कोप था, हमने कंपैरिजन करके देखा 2016 के एक्ट के साथ। इसके अलावा और न्यू एडिशन क्या किए गए 2022 के रूल में। देखिए, रूल्स आपसे पूछे जाएं, इसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है, हार्डली 10% चांसेस हैं कि आपसे इसके फीचर्स पूछे जाएंगे, बट आपसे पूछे जाएंगे आगे जो हम देखेंगे नीड क्या है, चैलेंजेस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या होगा और कैसे हैंडल करें, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इवन यूएन ने कहा है कि यार वर्ल्ड ओवर ना ई वेस्ट की सुनामी आई हुई है, इतना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, और ये ना बहुत पॉल्यूशन करता है, ग्राउंड वाटर से लेके एयर तक सब कुछ पॉल्यूट करता है ये। इवन एक रिपोर्ट ऐसी भी थी जहां पर इन ई वेस्ट से जो भी फायर लगी उससे काफी सारे बच्चे बीमार हो गए थे, राइट। इसलिए इस टॉपिक को कवर करना जरूरी हो जाता है इस साल।
कि आजकल यूपीएससी पे एनवायरनमेंट से बड़ा कंसर्न है। एनीवे, ईपीआर रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है दैट जो प्रोड्यूसर होगा वो ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है फ्रॉम द रिसाइकलर, राइट। और रिसाइकलर को सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? यहां से, ये जो हमने पोर्टल तैयार किया है, राइट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको देगा और ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 2 इयर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ये मतलब क्या करने की कोशिश है, प्रोड्यूसर क्यों परचेज कर रहा है? ये वैसा ही है जैसा हम कार्बन ट्रेडिंग वाला प्रिंसिपल समझते हैं, ठीक है, कि मैं एमिशन रोक नहीं पा रहा हूं, तो जो इंसान एमिशन अपने कोटे से ज्यादा रोक रहा है मैं उससे सर्टिफिकेट परचेज कर लूंगा और ये उसको पैसे देके ये मान लूंगा कि मैंने एमिशन रोका है अपनी तरफ से। वैसे ही कुछ यहाँ है कि रिसाइकलर से आप सर्टिफिकेट परचेज कर लो जो उसके पास हो, और आप दिखा सकते हो कि एज अ प्रोड्यूसर मैंने अपना इतना ई वेस्ट कलेक्शन का टारगेट पूरा किया है, राइट। इसके बाद रिफर्बिशिंग का भी सर्टिफिकेट ले सकते हो, राइट। एंड डेफर्ड लाइबिलिटी, ये जो कंसेप्ट है डेफर्ड लाइबिलिटी का, ये पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। प्रोड्यूसर यहां पर भी परचेज कर सकता है रिफर्बिशिंग के सर्टिफिकेट फ्रॉम रिफर्बिशर, ताकि वो डेफर कर सके अपनी ईपीआर, ठीक है, कि उसको जो भी टारगेट दिया गया होगा कि आपको इतना वेस्ट रिसाइकल करना है, ओके। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है जो उसमें है। वहां पर आप रिसाइकलर से खरीद रहे हो, यहाँ पे आप रिफर्बिशर से खरीद रहे हो। इसके अलावा अगर आप फॉलो नहीं करते हो नॉर्म्स तो ऑब्वियसली देयर इज पेनल्टी, और वो भी अंडर एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट जो हमारा 1986 का है, उसके अंडर में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अगर आप इसको नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हो ठीक से। अगर हम सिटीज की बात करें ना, सबसे ज्यादा किस सिटीज से होता है, तो सबसे ज्यादा होता है दिल्ली से। मुंबई मत कर देना, मुंबई या बैंगलोर से नहीं होता है, ओके। दिल्ली के बाद सेकंड पे आता है मुंबई और थर्ड पे आता है चेन्नई, ऑलराइट। बैंगलोर आता है 5वें नंबर पे, हैदराबाद के भी बाद, ठीक है। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा रखो। और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जनरेट होता है महाराष्ट्र से, ओके। और सबसे ज्यादा अगर रिसाइकलर मतलब रिसाइकल करने की फैक्ट्रीज है या जगह है, तो वो उसमें भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 है रिसाइकलिंग में भी, ऑलराइट। प्रीलिम्स के फैक्ट है, कभी आ जाए तो। ओके, जरूरत क्या है, ये है जो यूपीएससी आपसे डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। इसकी जरूरत क्या है, यूएन ने इसको टर्म किया है ई वेस्ट सुनामी, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिमांड इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, राइट। जैसे यूपीआई वगैरह आया, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या आई, पीओएस मशीन भी बहुत सारी आई, ठीक है। लोग अपने क्रेडिट और अपने कार्ड वगैरह उस पर स्वैप करवाने लगे, राइट। और पता है एक यूएसए में केस गया था जहां मोबाइल फोन कंपनीज के अगेंस्ट, जहां पर ये प्रूफ हुआ लिटरली कि जो कंपनीज होती है वो जानबूझकर 1 साल 2 साल बाद अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्लो डाउन कर देती थी। उसमें से क्या होता था, लोगों के फोन हैंग होना शुरू हो जाते थे। आपके साथ भी होता होगा, अगर आपके एमआई के फोन है या सैमसंग के हैं, ये 1 साल 2 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है। भले ही आपने मेमोरी में फोन में कुछ ना रखा हो, बहुत लिमिटेड चीजें ऐप हो या फोटो वगैरह हो, मगर ये हैंग होना शुरू हो जाता था। एंड लिटरली यूएस कोर्ट ने ये कहा कि ये अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है कंपनी। अब क्या होगा, आपने 2 साल चला लिया 3 साल चला लिया, फोन हैंग होना शुरू हो गया, यू हैव टू डिस्कार्ड इट अल्टीमेटली, राइट। आपको उसको फेंकना होगा ताकि आप नया खरीदोगे, और वही कंपनी चाहती थी। तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ई वेस्ट जनरेट हो रहा है और ज्यादा, राइट। नेक्स्ट इज, हमें बनानी है सर्कुलर इकोनॉमी। इस पे हम ऑलरेडी पिछली बार पूरा चैप्टर देख चुके हैं, ओके। क्योंकि एंड ऑफ लाइफ हैंडलिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप एफिशिएंटली कर सकते हो तो आपका ई वेस्ट का प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगा अपने आप, ओके। सर्कुलर इकोनॉमी कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में काफी सारे रेयर मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट, राइट। ये लैपटॉप, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, बैटरीज वगैरह में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो रिजर्व्स है नहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, ओके। वर्ल्ड ओवर 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग जो होती है वो चाइना में होती है। सारी कंट्रीज, सब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज लगभग चाइना पर डिपेंड है। ऑस्ट्रेलिया से भी जो माइन होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और प्रोसेस होने चाइना ही जाता है। सिमिलरली कॉन्गो कॉन्गो में होता है, वहां पर भी माइनिंग होगी, प्रोसेसिंग होने चाइना जाएगी। तो वो जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी, उसको काउंटर करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि जो ई वेस्ट, जो डिस्कार्डेड वेस्ट है, उन्हीं से जितना हो सके अराउंड 25% तक हम लोग रिकलेक्ट कर सकें। और हाँ, वन मोर थिंग, कि हमने टारगेट रखा था दैट 2023 तक हम अपना 60% ई वेस्ट
रिसाइकिल करेंगे। ओके, और इस टारगेट को बढ़ा के हमें 80% तक अचीव करना है बाय 2025। बट दोनों ही टारगेट अचीव होना मुश्किल लग रहा है। क्लियर? राइट। और क्योंकि देखो ये सब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, ये सोलार सोलार मॉड्यूल्स वगैरह की तरफ। राइट। ग्रीन हाइड्रोजन में हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो कि बनाना हमारे लिए ऑलरेडी वैसे ही मुश्किल हो रहा है। तो इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इंडिया के पास उतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, तो हमें इंपोर्ट पर ही डिपेंड रहना होगा उसके लिए। तो जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करें जहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग रिसाइकल कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें उसमें से जो भी हमारे काम की चीजें। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। राइट। जैसे हमारे यहाँ कई सारे रैक पिकर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लेकर जाते हैं, फिर जिन्हें हम हिंदी में कबाड़ी कहते हैं, वहां पर जाकर फिर उनको डिसमेंटल किया जाता है और फिर प्रॉपर तरीके से उनमें से जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है वो किया जाता है। ओके। उसके बाद कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जैसे काफी सारा ई वेस्ट हमारा उसमें चला जाता है ओशियन में, तो हमें ब्लू इकोनॉमी को प्रिजर्व करना है, वो भी हमारा काम है। राइट। हमें अपने ग्राउंड वाटर के पोल्यूशन को रोकना है, वो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना है लोगों को, वो भी उसी का पार्ट है। ठीक। तो अल्टीमेटली अगर हम इस वेस्ट को रोक पाएंगे तो हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अटेंड करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं इसके। देखिए इसका ये जो रूल आया ना, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप कोई भी हजार्डस सब्सटेंस, जैसे क्या हो गया लेड, ओके, मर्क्यूरी, या कोई भी अदर सब्सटेंस, इनको एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। ओके, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी था। ये बहुत ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करता है हमारा। ओके, सो ये एक अच्छी चीज है कि देयर इज अ परमिसिबल लिमिट, कि इस लिमिट तक ही आप यूज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज एनुअल ई वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स। तो हमने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर आपको एनुअल टारगेट्स दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रीवियस कुछ ईयर्स की सेल कितनी रही है, उस हिसाब से कि आपको साल में इतना परसेंट तो कलेक्ट करना ही है। ओके। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजिंग द वैल्यू चेन थ्रू डिजिटल पोर्टल। ऊपर हमने देखा था कि एक पोर्टल बनाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, वहां पर आपको प्रॉपर रजिस्टर करना होगा खुद को, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो उस चीज में। ओके। अदरवाइज क्या होता है, बस पेपर ट्रेडिंग होती थी कि हाँ हमने इतना कर दिया है, हमने उतना कर दिया है, बट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता था। राइट। तो आपको प्रॉपर रजिस्टर करके वहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंटली फाइल करना होगा कि लास्ट ईयर हमारी सेल इतनी थी, उसमें से इतना ई वेस्ट हमारे पास रिटर्न आया और उसमें से इतना हमने रिसाइकिल कर लिया है। एक्सटेंडेड ईपीआर फ्रेमवर्क। अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये हर चीज में है, ये प्लास्टिक वेस्ट में भी है, ये ई वेस्ट में भी, ये सब जगह है, क्योंकि प्रोड्यूसर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली दी जा रही है कि आपको ही इस तरह के वेस्ट को दोबारा हैंडल करना होगा। नो, अगर अगर कंप्लाई नहीं करता है, कोई प्रोडक्ट है, अगर वो कंप्लाई नहीं करता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से, तो एक और प्रोविजन ऐड किया गया है कि आपको रिकॉल करना होगा अपना प्रोडक्ट मार्केट से। ओके, विड्रॉ करना होगा। जैसे कई इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स थे, कार्स थी, जिनको वापस से रिकॉल किया कंपनी ने कि नहीं यार इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फायर इंसिडेंट इतने ज्यादा आ गए थे। और उसी तरीके से ई वेस्ट की भी अगर है, जैसे सपोज कि आपने कोई परमिसेबल लिमिट से बियॉन्ड चले गया हैजार्डस मेटल, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपको रिकॉल करने होंगे अपने पूरे। राइट। और उसके अलावा अगर कोई डैमेज होता है तो आपको एनवायरमेंट कंपेंसेशन भी पे करना होगा। राइट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? यहाँ पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको रिसाइकलिंग यार्ड्स बनाने होंगे। ठीक है, आपको उस ऐसा इंडस्ट्रियल स्पेस बनाकर देना होगा जहां पर लोग अपनी रिसाइकलिंग फैसिलिटी सेटअप कर सकें। ओके। स्किल्स देनी होगी वहां के लोगों को कि किस तरीके से ई वेस्ट को हैंडल करना है इन ए हेल्दी एंड सेफ मैनर। और मतलब एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वहां पर सेटअप की जा सके इस तरह की रिफर्बिशिंग या रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। ओके। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो है कि हमने ऊपर देखा कि 90% जो हैंडलिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, यानी कि, लेकिन यहाँ पर इन रूल्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, नथिंग, नोटिस ही नहीं किया गया, कोई इंसेंटिव्स नहीं, नथिंग एट ऑल, कोई फोकस नहीं है इन पूरे रूल्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर। सेकेंड इज नॉट इंश्योरिंग रिकवरी टेंजेंट। अब देखिए
यहाँ पर रूल्स ने क्या कहा कि एक तो जो कंपोनेंट है इसके प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स है उनको हमें करना है फ्री कवर, राइट? और उसके बाद जो रेसिडुअल बच जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए आप अच्छे से, ठीक है, एफिशिएंट मैनर में। बट ये रूल्स ये क्लियर नहीं करते दैट व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक श्योर दैट दिस रिकवरी टेंजेंट हैपेंस। ओके, इस रिकवरी टेंजेंट हो इसके लिए क्या करें वो मेंशन नहीं किया गया है रूल के बारे में। नॉट इंश्योरिंग डबल वेरिफिकेशन, देखिए डबल वेरिफिकेशन की बात आती थी पहले के जब रूल्स थे ना जो 16 के, उसमें था एक तो प्रोड्यूसर होता होता था, ठीक है, नीचे एक रिसाइकलर होता था हैंडल करने वाला, और बीच में होते थे पीआरओ, दैट इज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में मिडिल मैन का काम करते थे। इसको डिसमेंटल कर दिया गवर्नमेंट ने। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टली काम कर रहा है इस रिसाइकलर के साथ, तो कोई बीच में वेरीफाई करने के लिए है ही नहीं। क्योंकि पहले क्या एक तरह से डबल वेरिफिकेशन हो जाता था यहाँ पर कि रिसाइकलर कह रहा है हाँ मैंने कर दिया, यहाँ पे पीआरओ कहता था हाँ हाँ इन लोगों ने कर दिया है, तब प्रोड्यूसर मान लेता था ओके मेरे जो टारगेट्स हैं ईपीआर के मैंने तो मीट कर दिए हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन जो था उस नॉर्म को आपने हटा दिया है पीआरओ को हटा के, सो दैट इज नॉट गुड थिंग। नाउ एनीवे, फर्दर स्टेप्स क्या लेने? देखिए जब भी फर्दर की आती है ना बात, तो चैलेंजेस से रिलेट कर लो या फिर एकदम कॉमन सेंस वाले लिख दो। अब जैसे हमें और फर्दर क्या करने की जरूरत है कि हमें अपनी सर्कुलर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था लीनियर वर्सेस सर्कुलर, राइट? तो लीनियर इकोनॉमी इज नॉट एनवायरमेंटली सेफ, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये वेस्ट ही प्रोड्यूस करेगी आपके लिए। ओके, तो हमें मूव करना है सर्कुलर की तरफ ताकि एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो सके। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं इन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना होगा कुछ इस तरीके से कि वो वॉलेंटरली ही इसको अडॉप्ट करें। उन्हें खुद फिक्र रहे कि नहीं यार हमें अपने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं जब इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए तो हमें खुद इनको वापस कलेक्ट करना है, फिर उसमें से हम स्क्रीन निकाल सकते हैं, उसमें से बैटरीज को निकाल के यूज कर सकते हैं, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा इंसेंटिव देना होगा कि वो खुद एनकरेज हो कि ओके ओके हम ध्यान रखें कि हमने ये प्रोडक्ट इतने साल पहले बेचा था, तो वी कैन नाउ आस्क द कस्टमर क्या आप इसको डिस्कार्ड करने का सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार और कंपनी क्या करती है, यही सब नॉर्म मीट करने के लिए तो आपको वो ऑफर दिए जाते हैं ना, जैसे आप फोन लेने गए तो अगर आप अपना ओल्ड फोन हमें सेल आउट करते हैं वापस, ठीक है, तो हम आपको न्यू फोन पे से 7,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे। ये चीज होती है मार्केट में, और वो इसीलिए हो रही है ताकि कंपनीज खुद जानती है कि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो हम एक्सट्रैक्ट करके अपने नए फोन में यूज कर सकते हैं, राइट? अगर उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर दे तो और बेटर होगा। ओके, गवर्नमेंट सपोर्ट खासकर उनके लिए चाहिए जो सेटअप करना चाहते हैं रिसाइकलिंग फैसिलिटी, राइट? जो सेटअप करना चाहते हैं डिसमेंटलिंग फैसिलिटी, वो भी क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे कि इसमें जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करो अच्छे से अपने ट्रेन्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स के थ्रू, और उसको फिर वापस से उन्हीं कंपनियों को बेचना है जाके कि ये मेटल है मेरे पास, ये आपके नए फोन बनाने में काम आ जाएगा, राइट? लेकिन ये सब सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को तो दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको स्पेस प्रोवाइड करना होगा इस सब के लिए। देखिए लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देना जरूरी होगा, एंड फाइनेंशियल के साथ साथ फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजिकल खासकर, ठीक है, क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना बिना इनको डैमेज किए इतना आसान नहीं होता है, राइट? वो उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर, ये मिस कर गए ये पूरे रूल्स। ये इनफॉर्मल सेक्टर को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था इस वैल्यू चेन में। और एक तो इनका क्या होता है कि ये लोग ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, तो ये एनवायरमेंट को भी हार्म पहुंचाते हैं। कि कोई मेटल्स है, सपोज लेड था, लिथियम था, गिरा दिया जमीन पे, जा रहा है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, नदी में चला गया, गया पानी में। ओके, तो एनवायरमेंट के साथ साथ ये अपनी ह्यूमन हेल्थ पर भी असर करते हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर किट्स नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, और वो अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और एनवायरमेंट के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर पे खास ध्यान देने की जरूरत थी। मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, यहाँ पे सभी को कंसल्ट करने की जरूरत है रूल बनाने से पहले। ओके, कंज्यूमर के साथ साथ रिटेलर्स को खासकर कि इन पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। ओके, अब फिर साथ में आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज हो या एनजीओ हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इन सबको एक रोल प्ले करना होगा, तब जाकर ये जो जिसको कह रहे हैं ई वेस्ट सुनामी, उसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए ई वेस्ट कलेक्शन का इन सबकी जरूरत पड़ेगी, हमें म्यूनसिपैलिटी की भी जरूरत पड़ेगी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, राइट? हमें स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ेगी।
इसके अलावा डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या काम किया है, हमने एक कॉमन पोर्टल बनाया है, ठीक है। और एक डिजिटल इंटीग्रेशन करके एनकरेज किया जा सकता है कि कोलैबोरेशन हो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड दिस रिसाइकलर, रिफर्बिशर एंड द कंज्यूमर्स फाइनल, ठीक है। ताकि सेग्रीगेशन किया जा सके, इसका प्रॉपर तरीके से कलेक्शन किया जा सके, और अगर बाद में लास्ट में जो भी बच जाए उसको डिस्पोज किया जा सके अच्छे से, ठीक है। एंड लास्टली अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अमंग दी कंज्यूमर्स, ये बहुत जरूरी है। ओके, लोगों को समझना चाहिए कि ई वेस्ट, अगर कोई मोबाइल खराब हो गया उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना है। ओके, वी नहीं, जैसे अब आप दिल्ली में जाओगे कभी तो मेट्रो स्टेशन पे आपको ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे ये लगा होता है कि आप अपने ये डैमेज फोन वगैरह यहाँ पे लाके जमा कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। तो इस तरह की अवेयरनेस जनरेट करना लोगों में ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कैंपेन, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, ओके, इंक्लूडिंग द एंड कंज्यूमर्स बाय एजुकेटिंग देम दैट व्हाट इज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ई वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, या इसका सेफ डिस्पोजल कैसे किया जाएगा उसके लिए। इट्स नॉट लाइक बाकी के वेस्ट की तरह आप इसको जस्ट थ्रो थ्रो अवे कर दें, ओके। तो यहाँ पर हमने कुछ फर्दर स्टेप्स देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, एडवांटेज देख लिए, नीड देख ली, ओके। और ये कुछ फीचर्स थे, हमने कंपैरिजन करके पढ़ा 2016 और 2022 के रूल्स को। और बाकी 1 अप्रैल 2023 से ये फोर्स में आ चुके हैं, ओके। इसके अलावा मुझे बस आपको एक रूल और बताना है इस सीरीज में, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, तो उसके साथ आपका ये जो पूरा था सर्कुलर इकोनॉमी का ये पार्ट खत्म हो जाएगा अच्छे से। Okay, so that's it for this session. Thank you and have a great day. Keep learning.